हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ नीलेट NIELIT नीलेट स्टाफ ड्राइवर। दोस्तों, इसका पेपर आज 31/10/2021 को इसका संपन्न हो चुका है। ड्राइवर का पेपर ये था। तो इसमें आंसर की मैं आपके सामने ये पेश करने जा रहा हूँ। इसमें कुल 120 पर्सन आए थे। 120 में से जो गोत्र से लेकर 120 तक के पर्सन 50% थे, ये ड्राइवर के थे। तो मैं केवल आपको ड्राइवर के क्वेश्चन है उनके आंसर आपको यहाँ बताऊंगा। तो आप ध्यान से देखें, अंग्रेजी और हिंदी दोनों वर्जन में आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आप अपने हिसाब से उत्तर को देखते जाएं। मैं हिंदी में इसको सॉल्यूशन करवाऊंगा। आप अंग्रेजी में, अगर आप हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको देख लें। इसके अलावा मैं बता दूं, ये जो पेपर है आपके JKSSB के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो DSSB, इसका जो 30 नवंबर का पेपर होने वाला है, इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। यूके ड्राइवर के लिए यूके ड्राइवर के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र जो ड्राइवर भर्ती है पोस्टल सर्कल में, उसके लिए बात करें या हम AMD के लिए बात करें, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये प्रीवियस एग्जाम पेपर होने वाला है। तो मैं शुरू करता हूँ ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। अपने मैनुअल ट्रांसमिशन वाहन को नीचे की ओर ढलान पर पार्क करते समय हैंड ब्रेक लगाने के अलावा खालिस्तान गियर लगा होना चाहिए। अब ये दोस्तों बात कर रहा है, माना कि ये आपकी सड़क है, ये गाड़ी है और आपकी गाड़ी इस ढलान में ऐसे खड़ी है, ठीक है। तो अब आपको कौन सा, आपको देखो गाड़ी पार्क करनी है। मैनुअल ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैनुअल ट्रांसमिशन का मतलब है आप किसी, देखो जिन गाड़ियों में गियर नहीं होता वो मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं होती, और जिन गाड़ियों में गियर होता है, जिनमें गियर को हम अपने हाथ से क्लच को प्रेस करके लगाते हैं, वो गाड़ियां मैनुअल ट्रांसमिशन वाली होती है। मतलब जिनमें गियर क्लच होता है वो मैनुअल ट्रांसमिशन वाले वाहन होते हैं। तो इसमें मतलब मैनुअल रूप से हम गियर लगाएं, उनको मैनुअल ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो ढलान पर अगर आपकी गाड़ी का बोनट नीचे की ओर है, यानी आपकी गाड़ी ढलान की ओर मुंह कर रखी है, तो आपको इसमें क्या करना है? आपको इसमें अपने गाड़ी के रिवर्स गियर में भी डालना है। आपको हैंड ब्रेक तो लगाना ही है। हैंड ब्रेक तो लगाने के साथ साथ में आपको रिवर्स गियर में भी आपको अपने वाहन को छोड़ना है। इसमें इसमें टॉप गियर में किया तो ये गलत है। अगर आपकी वाहन है, आपका वाहन इस ढलान वाली सड़क पे दोस्तों अगर ऊपर की ओर मुंह किया हुआ है, तो आप टॉप गियर इसमें डाल सकते हैं। तो अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। पहले प्रश्न का उत्तर रिवर्स गियर हो गया। अगला प्रश्न था हमारा, चिन्ह दर्शाता है। तो सबको पता है गैप इन मीडियन, मध्य पट्टी में अंतर। इसका सही उत्तर C हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। यदि आपका वाहन फिसलना शुरू हो जाता है तो इसे ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? तो अगर आपका वाहन कहीं पर भी फिसलन करने लग जाता है तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि जितनी तेजी से हो सके ब्रेक लगाएं, क्योंकि बिना ब्रेक लगाए आपकी गाड़ी है वो फिसल कर गिर सकती है। तो इसमें बहुत जितनी तेजी से हो सके, तेजी का बोला है, लेकिन आपको तेजी से नहीं, आपको आराम से मतलब धीरे से ब्रेक लगानी चाहिए। धीरे से ब्रेक प्रेस करोगे आप, तो क्या होगा? आपकी गाड़ी नियंत्रण में आ जाएगी और फिसलना है वो बंद कर देगी। अगर आपने तेजी से ब्रेक लगाए तो गाड़ी डेफिनेटली वो फिसल जाएगी। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से उत्तर तो इसका D है, लेकिन यहाँ तेजी से नहीं, थोड़ा सा धीरे से, मतलब सावधानी के साथ में आपको ब्रेक है वो प्रेस करने हैं और अपनी गाड़ी को नियंत्रण में लेना है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न है, सस्पेंशन सिस्टम का मूलभूत काम होता है। सस्पेंशन, शोक एब्जॉर्बर जिसे हम कहते हैं, शोक एब्जॉर्बर, यानी कि जो हमारे गाड़ी को झटकों से बचाता है, वो कौन होता है? आरामदायक सवारी प्रदान करना, जिसे हम शोकर कहते हैं, शोक एब्जॉर्बर कहते हैं, या सस्पेंशन सिस्टम भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर C इसका, प्रोवाइड कंफर्टेबल राइड, ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है। निम्नलिखित प्रकार के वाहनों को निर्बाध मार्ग दिया जाना चाहिए। निर्बाध यानी बिना किसी समस्या के, यानी फ्री पैसेज शुड बी गिवन टू द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। तो इसमें आपके जो एम्बुलेंस है, अग्निशमन सेवा है, इनको आपको वाहन के लिए मार्ग प्रदान करना चाहिए। बल्कि पुलिस वाहन को भी करना चाहिए, लेकिन यहाँ एक्सप्रेस और सुपर एक्सप्रेस बसों का लिख दिया है, तो सही उत्तर है वो आपकी B हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। सिंपल प्रश्न है एकदम। अगला प्रश्न है, चिन्ह दर्शाता है। अब इसमें देखो, ये इसमें दो प्रकार के चिन्ह होते हैं। एक तो होता है ये,
अब इसमें अगर रेड है, रेड रेखा है तो नो पार्किंग होगी, एक और हो जाए तो नो नो पार्किंग नो स्टैंडिंग हो जाएगा। लेकिन इसमें ये पट्टी मोटी आ गई है, तो ये चिन्ह किसका होता है? गति प्रतिबंध का अंत या एंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन, एंड ऑफ स्पीड रेस्ट्रिक्शन, यानी कि रोक समाप्ति चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। मेन रोड पर चलाते समय यदि आपके वाहन का ट्यूब या टायर पंचर हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? धीरे चलाएंगे और पंक्चर हुई ट्यूब या टायर की मरम्मत के लिए गैराज या फ्यूल फिलिंग स्टेशन पर ले जाएंगे। 2 नंबर ऑप्शन है वाहन को धीरे से सड़क के किनारे ले जाएंगे। अब इसमें दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से एक होगा। अब ये क्यों होगा इसका मैं रीजन बताता हूँ। अभी वर्तमान में जो रूल है, अगर आपकी गाड़ी में ट्यूब ट्यूब वाली टायर है, ट्यूब और ट्यूब प्लस टायर है, ट्यूब प्लस टायर है, तो आपके पास में जो स्पेयर टायर है वो होना जरूरी है। यानी कि स्पेयर टायर किसे कहते हैं? जो अतिरिक्त टायर होता है, स्टेपनी जिसे हम बोलते हैं। तो आपका टायर पंचर हो जाएगा, आपको गाड़ी साइड में करनी है और इसे चेंज कर लेना है। दूसरी बात, अगर आपका जो टायर है वो केवल टायर है, ट्यूब उसमें नहीं है, यानी कि ट्यूबलेस टायर है, तो आपके पास में किट होनी जरूरी है इसे ठीक करने वाली। तो दोनों ही स्थिति में आप पंचर गाड़ी को मतलब रोड पर नहीं चला सकते। इस हिसाब से इसका सही उत्तर है वाहन को धीरे से सड़क के किनारे ले जाएंगे, ये होता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन को देखें तो यहाँ ऑप्शन नंबर एक भी सही हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी ट्यूबलेस टायर है, ट्यूबलेस, तो साथियों आप सबको पता है ट्यूबलेस टायर है वो एक का एक हवा से खाली नहीं होता। आपकी गाड़ी अगर पंचर भी हो गई है तो आप थोड़ी बहुत दूरी है वो आराम से गैराज तक ले जाने के लिए अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। इस प्रकार की मतलब फैसिलिटी ट्यूबलेस टायरों में होती है, क्योंकि वो अचानक है खाली नहीं होते, मतलब कि आप उन्हें उन टायरों से गाड़ी को चला सकते हैं, ज़्यादा नुकसान की बात नहीं होती। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक और दो दोनों ही अच्छे ऑप्शन है और दोनों ही चीज़ें सही है। लेकिन सबसे अच्छे उत्तर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर एक को मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर एक इसमें सही लग रहा है मुझे। पूरा मैं डेफिनेटली नहीं कह रहा, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन मैं इसको प्राथमिकता दे रहा हूं ऑप्शन नंबर एक को। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। टायर में कम हवा के दबाव। दूसरी बात दोस्तों, टायर पंचर हो गया है, टायर पंचर है, तो आप अपनी गाड़ी को नहीं इस रोड पर नहीं चला सकते। मतलब आप ड्राइविंग या मतलब आप यात्रा नहीं कर सकते अगर आपकी गाड़ी पंचर है तो रोड पर। ये भी है ये, क्योंकि ये सुरक्षात्मक रूप से ये घातक होता है, तो ये सुरक्षा मानकों के विपरीत होता है। इसलिए पंचर टायर वाली गाड़ी को आप मार्ग पर नहीं चला सकते। ये भी एक नियम है, आप ध्यान रखना। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। टायर में कम हवा के दबाव से आपकी ड्राइविंग में क्या बुरा असर पड़ेगा? इस प्रश्न को भी दोस्तों, जैसे मेरा दोस्त है इसने ये ऑप्शन नंबर बी किया है कि मतलब फ्यूल अधिक खर्च होगा। बात तो इसकी सही है, लेकिन अगर इस प्रश्न को मैं पूरी ध्यान से देखूंगा तो यहाँ लिखा है कि आपकी ड्राइविंग में क्या बुरा असर पड़ेगा। अगर टायर में हवा कम है तो ड्राइविंग में क्या होगा? तो इस हिसाब से अगर दोस्तों सामान्य रूप से देखें तो ड्राइवर की जो पोस्ट होती है वो एकदम नॉर्मल स्तर का इसमें पेपर आता है, तो उस हिसाब से तो हम मान सकते हैं कि इतना मतलब शब्दों का खेल इसमें नहीं होता। लेकिन पर्सन की भाषा को अगर हम मूल रूप से देखें तो इसमें केवल ये पूछा गया है कि आपके गाड़ी के टायरों में हवा कम है तो ड्राइविंग में आपको क्या समस्या हो सकती है। तो ड्राइविंग में समस्या दोस्तों कॉर्नरिंग, ब्रेक लगाने, स्टेबिलिटी में असुविधा होगी। कॉर्नरिंग यानी आप वाहन को जिस साइड में ले जाना चाह रहे हैं उस साइड में नहीं जा रही होगी। तो मतलब कि ये तो ऑप्शन नंबर एक इसके हिसाब से सही हो रहा है। लेकिन अगर बात आए टायर में कम हवा होने से क्या नुकसान हो सकता है, तो ये फ्यूल, देखो ये भी होगा, लेकिन फ्यूल अधिक खर्च होना ये ड्राइविंग पर बुरा असर नहीं डालेगा। ठीक है, ये तो वाहन की जो दक्षता है, माइलेज है, वो कम करेगा। लेकिन यहाँ ड्राइविंग यानी आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी में हवा कम है, तो आप चालक है, चालक को क्या समस्या होगी, ये बात है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए, अगर इस प्रश्न का अर्थ मीनिंग है कुछ अलग निकालते हैं तो फिर इसका उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन प्रश्न आपकी ड्राइविंग पर क्या असर पड़ेगा, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट हो जाएगा। आप मेरे शब्दों को समझने की कोशिश करें। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं।
रक्षात्मक ड्राइविंग क्या है? एकदम सिंपल है। अन्य वाहनों, चालकों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा यातायात नियमों और सड़क संकेतों के उल्लंघन की आशंका को ध्यान में रखते हुए सावधानी से चलाना। ठीक है, तो आप इस सड़क संकेतों की उल्लंघन नहीं करेंगे, किसी दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाएंगे, किसी दूसरे यातायात मार्ग में बाधा नहीं बनेंगे, इन चीज़ों का ध्यान में रखकर आप गाड़ी चलाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, प्रश्न संख्या 80 है। साथियों, अगर कोई समस्या है, कोई सुझाव है, आप कुछ अलग इसमें आंसर रखना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना जवाब है ज़रूर बताएं। प्रश्न संख्या 80 है, आपकी कार का बीमा समाप्त हो गया है, आप इसे नवीनीकृत करने से पहले कब तक कानूनी तौर पर अपने वाहन को चला सकते हैं? कानूनी तौर पे वैसे तो आप चला सकते हैं, आप सबको पता है, बिना बीमा आप चलाओगे तो 2,000 रुपये फाइन होगा, और साथ ही आपको नेक्स्ट टाइम है इसमें आपको 3 माह तक का कारावास भी इसमें दिया जा सकता है, या दोनों दिया जा सकता है। लेकिन कानूनी तौर पर आपको एक भी दिन गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, वो हो जाएगा। लेकिन आपका यहाँ पर बीमा समाप्ति की बात, लाइसेंस की अवधि समाप्ति की बात होती तो लाइसेंस अवधि की समाप्ति के 30 दिन तक आप गाड़ी है वो चला सकते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखें, वो लीगल है, 30 दिन तक आप वाहन चला सकते हैं। ये आपके कानूनी रूप से अधिकार देते हैं कि आपका लाइसेंस समाप्त हो गया है और फिर भी आप 30 दिन तक बिना लाइसेंस को रिन्यू करवाए अपने वाहन को चला सकते हैं, यह आपका कानूनी अधिकार है। लेकिन बीमा समाप्त हो गई तो समाप्ति समझी जाएगी। प्रश्न है, निम्न चिन्ह दर्शाता है, आपके सामने गिव वे का चिन्ह है, उल्टा त्रिभुज है, यह आदेशात्मक चिन्ह है, रास्ता दें, इसका सही जवाब हो जाएगा गिव वे। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, वाहन का इंजन चालू करने से पहले आप क्या करेंगे? बात वाहन को इंजन चालू करने से बात पहले की हो रही है। हेडलाइट की जांच हम बाद में करेंगे, ब्रेक की जांच भी गाड़ी में बैठने से के बाद में करेंगे, तो एसी की जांच भी बाद में करेंगे। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है, गाड़ी के इंजन को चालू करने के से पहले आपको रेडिएटर के जल स्तर और इंजन ऑयल का स्तर है वो जांच लेना चाहिए कि उचित है या नहीं है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, इंजन का अधिक गर्म होने का क्या कारण हो सकता है? कूलेंट का रिसाव बिल्कुल हो सकता है, थर्मोस्टेट है वाल्व है वो बंद पड़ जाना या खराब हो जाना, निष्क्रिय इलेक्ट्रिक कूलिंग फैन, जो रेडिएटर फैन होता है उसे हम कूलिंग फैन बोलते हैं, जो हवा के द्वारा मतलब इंजन को ठंडा करने का काम करता है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, सिंपल प्रश्न है एकदम, कौन सा वाहन हाई वोल्टेज बैटरी का उपयोग करता है? तो सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं उनमें बड़ी बैटरी काम में ली जाती है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, प्रश्न संख्या 85 है, आप एक संकरे पुल के पास आ रहे हैं, दूसरा वाहन विपरीत दिशा से पुल में प्रवेश करने वाला है, आपको चाहिए कि आप क्या करेंगे? तो सीधी सी बात है, अगर कोई आप पुल के पास हैं और दूसरा वाहन पुल पर प्रवेश कर रहा है, तो जो पुल पर पहले प्रवेश कर चुका है उस वाहन को आप पहले पुल को पार करने देवें, तो दूसरे वाहन को पुल पार करने तक प्रतीक्षा करें और फिर आगे बढ़ें। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, वेट टिल द अदर व्हीकल क्रॉसेस द ब्रिज एंड देन प्रोसीड। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, प्रश्न संख्या 86 है, एक अनिवार्य यातायात चिन्ह किस आकार का होता है? अनिवार्य यानी मैंडेटरी ट्रैफिक साइंस की बात हो रही है, तो ये सर्कुलर में होते हैं, यानी कि गोलाकार में होते हैं। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, आप एक टी तिराहा, जैसा कि चित्र में दिया गया है, तिराहा पर दाईं ओर जाने का इंतजार कर रहे हैं। दाईं ओर यानी आप यहाँ हैं और यहाँ आप यहाँ से इधर जाने की ओर प्रतीक्षारत हैं। ठीक है, एक वाहन बाईं ओर से आ रहा है, मतलब एक वाहन यहाँ से आ रहा है, सीधा जा रहा है, जिसमें दाईं ओर का सिग्नल दे रहा है, और ये किधर मुड़ने का? ये दाईं ओर मुड़ने का संकेत दे रहा है, मतलब ये इधर मुड़ने का संकेत दे रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? अब आप देखो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, मतलब आपको पहले पार करना चाहिए या दूसरे वाहन को? तो दोस्तों आपको यहां देखना है कि आप अगर टर्न ले रहे हैं तो आपके सामने मतलब दूसरी साइड से वाहन आ रहा है, तो आपको सबसे पहले उस वाहन को जाने देना चाहिए, आप उसके बाद में ही मतलब राइट टर्न लेवें। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, देखते हैं। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वाहन दाईं ओर न मुड़ जाए। बिल्कुल, जो वाहन जा रहा है वो जो सामने बाएं साइड से आ रहा है, बाएं से मतलब जाके दाएं मुड़ रहा है, तो इसको दाएं मुड़ने तक आप रुके रहें। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा यहां से भी, एक सामान्य यात्री कार के लिए इनमें से कौन एक विशिष्ट टायर प्रेशर रेंज है? सामान्य यात्री कार की बात हो रही है, मतलब जो आपकी छोटी गाड़ियां होती है, तो इसमें दो, पहली बात जो टायर होता है TYRE, टायर में जो प्रेशर मापते हैं, प्रेशर ये दोस्तों पौंड में मापा जाता है। किसमें? पौंड में। इसको दूसरी बात भाषा में PSI भी कहते हैं, और PSI की फुल फॉर्म की बात करूं मैं तो पौंड पर स्क्वायर इंच, पौंड पर स्क्वायर इंच।
पौंड प्रति इंच, हिंदी में बात करूं तो पौंड प्रति इंच होगा और अंग्रेजी में बात करूं तो पौंड पर स्क्वायर इंच होगा। तो जो टायरों का जो हवा का प्रेशर होता है उसे हम किस में मापते हैं, पौंड पर स्क्वायर इंच, यानी पौंड में मापते हैं, पीएसआई में मापते हैं, पौंड प्रति इंच मापते हैं। ये 3-4 इसके नाम है, इसको ध्यान रखें आप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा कि एक सामान्य यात्री कार में हवा कितनी होनी चाहिए, डी 32 से 35। ये 30 से 35 इसका सही जवाब था, लेकिन 30 से 35 ऑप्शन में नहीं है, तो आप 32 से 35 इसमें सही करें। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। यह संकेत करता है, ये ऊपर का जो हाथ है ये सामने से आ रहे वाहन को रोक रहा है, मतलब आगे से। ये है हाथ है वो पीछे से आ रहे वाहन को रोकने के लिए अनुरोध कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रिक मोटर वाहन यानी ईएमवी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गैस से चलने वाले एवं हाइड्रोजन से चलने वाली कारों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के अधिक अनुकूल है, बिल्कुल सही है। पारंपरिक वाहनों की तुलना में कम उत्सर्जन करता है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक कारें बहुत सस्ती है, सस्ती नहीं बहुत ही महंगी है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अब सही का पूछा है तो ए और बी सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, डी यानी ए और बी। ए और बी दोनों सही है, तो सी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। दिए गए चित्र में दिखाई गई रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर ओवरटेकिंग, आप देख सकते हैं दो ठोस रेखाएं हैं, जहां दो ठोस रेखाएं हो वहां पर दोनों दिशाओं में ओवरटेकिंग है, क्या मना होती है, प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शंस। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, प्रश्न संख्या 92 है। चिन्ह दर्शाता है, सबको पता है ग्राउंड कार में 50 लिखा हुआ है, मतलब गति सीमा है, तो वाहन को 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति पर न चलाएं, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखो, गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति पर चलाएं, क्या फिक्स गति पर चलाई जा सकती है, नहीं चलाई जा सकती। और से अधिक गति पर, अधिक का नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा इसका। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, जहां भी सड़क पर नीचे दिया गया सड़क चिन्ह दिखाई देता है, मतलब ये फिसलन वाला सड़क है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो ब्रेक लगाना चाहिए, उसी गति से आगे बढ़ना चाहिए, गियर बदलकर गति को कम करना चाहिए, वाहन रोक देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका क्लियर हो जाएगा, गियर बदलकर अपने वाहन की जो गति है उसको कम कर देना चाहिए। इसमें साथ में आप ब्रेक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन धीरे से, आराम से। पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, प्रश्न संख्या 94 है। अल्टरनेटर मुख्यतः काम आता है किसको, बैटरी को चार्ज करने के लिए, सिंपल प्रश्न है, चार्जिंग द बैटरी। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, यदि सड़क टूटी हुई सफेद रेखाओं से चिन्हित है, यानी कि सड़क है वो इस प्रकार से रेखा टूटी हुई है, तो आपको क्या करना चाहिए, ट्रैक नहीं बदलना चाहिए, गलत हो जाएगा। आवश्यकता होने पर ट्रैक बदले, बिल्कुल सही जवाब है। वाहन को रोक देना चाहिए, ये भी गलत होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यानी कि ये जो टूटी हुई रेखा होती है ये मार्ग परिवर्तन या लेन परिवर्तन या सड़क से नीचे उतरने के लिए स्थान को इंगित करती है, यानी कि इसका सही हो जाएगा, कैन चेंज ट्रैक इफ रिक्वायर्ड, अगर आवश्यकता है तो आप ट्रैक चेंज कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, एक इलेक्ट्रिक वाहन को निम्नलिखित रख रखाव कार्यों में से केवल एक की आवश्यकता होती है, वो क्या है, तेल परिवर्तन इलेक्ट्रिक वाहन में नहीं होता, गलत हो जाएगा। ब्रेक पैड निरीक्षण, बिल्कुल सही जवाब है, यानी ब्रेक पैड है वो आपके इलेक्ट्रिक वाहन में भी होते हैं। नहीं, स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग आपके जो इलेक्ट्रिक वाहन है इनमें नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा, उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, आप 2 लेन वाली सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, आपके सामने वाला वाहन बहुत धीमी गति से चल रहा है और आगे का रास्ता ओवरटेक करने के लिए साफ है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने वाहन को दाहिनी ओर से पास करना चाहिए, यानी कि आपको ओवरटेक कर लेना चाहिए। आप उस वाहन, आगे जो वाहन है वो धीरे चल रहा है और दोस्तों आगे अगर ओवरटेकिंग के लिए स्थितियाँ ठीक है तो आप उसे ओवरटेक कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, 98 नंबर प्रश्न है, एकल मार्ग के रूप में निर्दिष्ट सड़क पर क्या करना चाहिए। एकल मार्ग यानी कि एक साइड में जाने के लिए ही रास्ता है, तो आपको क्या करना चाहिए, पार्किंग निषिद्ध, ओवरटेकिंग निषिद्ध, रिवर्स गियर में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, उपरोक्त कोई नहीं। सबसे जो इसमें अच्छा ऑप्शन है, वैसे तो देखो आप किसी मार्ग पे तीनों काम ही नहीं कर सकते, मार्ग की बात कर रहा हूं मैं, तो लेकिन जो इसमें सही जवाब हो जाएगा, रिवर्स गियर में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि एकल मार्ग है, एक साइड में जो वाहन जा रहे हैं तो आप रिवर्स गियर में गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि एक्सीडेंट की संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, निजी वाहन के रिकॉर्ड होते हैं, पंजीकरण प्रमाण पत्र, जीसीआर, बीमा प्रमाण पत्र, पंजीकरण, बीमा, पीयूसीसी, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण, परमिट। तो दोस्तों इसमें जीसीआर की निजी वाहनों में आवश्यकता नहीं होती और परमिट की भी निजी वाहनों में आवश्यकता नहीं होती, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा, पीयूसीसी, ड्राइविंग लाइसेंस, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं,
प्रश्न संख्या 100 है, यदि आप किसी अन्य वाहन को खींच रहे हैं तो आप एक रस्सी का उपयोग कर सकते हैं तो जो आपके वाहन के पीछे से खाली स्थान 5 मीटर से अधिक लंबी न हो। यानी कि आप किसी दूसरे वाहन को रस्सी से खींच रहे हैं तो आपके और उस वाहन के बीच में जो रस्सी काम ली जा रही है उसकी लंबाई है 5 फीट, 5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। रात के समय जब कोई वाहन सड़क किनारे पार्क किया जाता है तो क्या करना चाहिए? सिंपल है, द पार्क लाइट शेल रिमेन लिट, यानी कि पार्क लाइट जलती रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। जब आपके ब्रेक गीले हो जाते हैं आप और अपनी कुछ क्षमता खो देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? कई बार ब्रेक लगाएं, बार बार अगर आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो ब्रेक है वो सुचारू रूप से कार्य करने लग जाएंगे। तो आपको बार बार ब्रेक प्रेस करने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रेस द ब्रेक सेवरल टाइम्स, यानी काफ़ी टाइम दबाएं। यदि आप सीधे चक्करदार से पार जा रहे हैं तो आपको क्या संकेत देना चाहिए? चक्करदार, यानी कि ये चक्कर है और ये इसका यहाँ मार्ग है। मैं आपको पूरी तरह से समझा देता हूँ इसको। अब आप यहाँ से, माना कि आप यहाँ से जा रहे थे, यहाँ से एंटर हुए आप, तो यहाँ है, तो ये इसमें मार्ग यहाँ एंटर प्रवेश हो रहा है, तो आप इसमें अपने ही लेन में जा रहे हैं तो आपको इसमें अंदर घुसने के लिए किसी भी प्रकार के संकेत की आवश्यकता नहीं है, यानी प्रवेश पर कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर सी और डी में, दोनों में। लेकिन जैसे माना कि आप यहाँ से बाहर निकलते हैं, कहाँ से? यहाँ से होते हुए 1 मिनट, यहाँ से होते हुए आप यहाँ जाएंगे। अब आप मार्ग को छोड़ रहे हैं तो मार्ग पर प्रवेश करते समय और छोड़ते समय आपको सिग्नल देना आवश्यक है। तो मार्ग छोड़ेंगे तो आपका कौन सा सिग्नल होगा? बाईं साइड का सिग्नल होगा, यानी इस साइड का सिग्नल होगा। तो इसमें क्या है, दाएं का होगा या बाएं का होगा? तो बाएं का होगा, इसमें बाएं का देना है आपको। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आपने पूरी तरह से इसको समझ लिया होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको प्रत्येक चीज़ है वो समझ में आ जाए। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। वाहन कार का कौन सा हिस्सा आपकी कार के इंजन से टॉर्क को टायर में ट्रांसफर करता है? इंजन से टायर में मफलर, ये तो साइलेंसर क्या होता है, अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज करता है, कैलिपर नहीं, एक्सल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। कोहरे की स्थिति में रात में हाई बीम के साथ ड्राइविंग करना। कोहरे में रात में आप हाई बीम के साथ में ड्राइविंग करते हैं, आप सबको पता है कोहरा होता है तो हमें हाई बीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाई बीम है वो प्रकाश को क्या प्रतिबिंबित करती है, मतलब कि वो चमकता है और हमें सामने कुछ भी नहीं दिखाई देता। ठीक है, मतलब प्रकाश का परावर्तन होता है, पुनः परावर्तन होता है, मतलब वो अपनी ओर वापस आता है तो खराब है, क्योंकि यह वापस प्रतिबिंबित होता है और चकाचौंध कर देता है, यानी चकाचौंध यानी सामने कुछ नहीं दिखाई देना। तो आपको लो बीम में ही रखना है, आप इस बात का ध्यान रखें। अगले प्रश्न पर मैं बात करूं। बाएं मुड़ने के लिए हाथ का संकेत क्या है? बाएं मुड़ने के लिए आप दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये माना कि ये मार्ग है और आप यहां जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें बाएं मुड़ने के लिए आपको क्या करना है? बाएं साइड मतलब आपको इधर मुड़ना है, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपका हाथ है ऊपर नीचे होगा, मतलब धीरे करने का है, और आप हाथ दायां हाथ बाहर निकाल कर इस राउंड आकार में घुमाएंगे तो ये किसका मतलब होगा कि मैं आगे से इस साइड में जा रहा हूं। किस साइड में? जी साइड में। ये देखो चक्कर जा रहा है, ठीक है, मतलब ये देखो जी साइड में चक्कर जा रहा है, ये देखो ये मतलब मैं इस साइड में जाऊंगा, इसका मतलब होता है मैं इस साइड में जाऊंगा, मतलब बाएं साइड में जाऊंगा। एंटी क्लॉकवाइज आपको अपना हैंड है उसको गोल घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपको ध्यान रखना है। जब भी आप बाईं साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में आप टर्न हो रहे हैं तो आपको एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथ को घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। पहली बात तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, हम मुड़ किधर रहे हैं? लेफ्ट हैंड की तरफ, लेकिन हाथ हमें कौन सा बाहर निकालना है? राइट हैंड। अब ये तीनों चीजें आप थोड़ा सा ध्यान से समझो, यानी कि मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप मुड़ किधर रहे हैं? आप लेफ्ट साइड में मुड़ रहे हैं, यानी बाएं मुड़ रहे हैं। आप हाथ कैसे घुमाएंगे? एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे, यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। हाथ बाहर कौन सा निकालेंगे? राइट हैंड, यानी राइट हैंड बाहर निकालेंगे, लेकिन मुड़ेंगे किधर? लेफ्ट हैंड में। थोड़ा सा कंफ्यूजेबल है, आप इसे आसानी से समझे, क्योंकि मैं दोबारा बता देता हूं। ये मार्ग है, आप यहां से इधर मुड़ने जा रहे हैं, आप ड्राइविंग सीट इधर होती है, तो आप बायां जो हाथ है, माना कि ये हाथ है, ये हाथ आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं, हमेशा आप बायां हाथ ही निकालोगे। तो साइड कौन सी है? लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, लेकिन हाथ बाहर कौन सा निकल रहा है? राइट हैंड। और हाथ को कैसे घुमाना है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा दाहिने हाथ को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मेरे दोस्त ने ये गलत कर दिया है। अगले प्रश्न पर मैं बात करूं।
निम्न चिन्ह दर्शाता है, बहुत सिंपल है, पार्किंग को ये दर्शाता है, दाईं और पार्किंग की अनुमति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पार्किंग ऑन राइट अलाउड। प्रश्न संख्या 108 की बात करता हूं मैं। कार के आगे की ओर बहुत नीचे सड़क के नजदीक लगी लाइट को क्या कहते हैं? साथियों, ये गाड़ी का आगे का हिस्सा है, इसमें यहाँ हेडलाइट होती है, यहाँ भी हेडलाइट होती है, यहाँ नीचे छोटी छोटी और लाइटें होती है। तो ये लाइटें कौन सी होती है? ये लाइटें आपके कौन सी होती है? ये लाइटें आपके होती है कौन सी? फोग लाइटें। कौन सी होती है? ये फोग लाइटें होती है, जो कोहरे में सड़क के एकदम नज़दीक रोशनी प्रदान करने के लिए लगाई जाती है। तो ये इसमें इसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे फोग लाइट। अगले बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम 109 नंबर प्रश्न की। इंजन को ठंडा रखने में मदद करने के लिए जीवाश्म ईंधन चालित एलएमवी कार का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूज भी किया है। प्रश्न तो पूछा इंजन को ठंडा रखने में मदद, लेकिन इसमें दे दिया जीवाश्म ईंधन चालित एलएमवी, यानी ईंधन से चालित जो एलएमवी कार है, कौन सा इससे जिम्मेदार है? तो आपको इसमें जवाब किसका देना है? आपको इसमें जवाब देना है कि इंजन को ठंडा रखने के लिए कौन काम करता है। मफलर ये साइलेंसर में होता है, अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज करता है, कैटेलिक कन्वर्टर ये प्रदूषण को, साइलेंसर जो जहरीली गैसें निकलती है, इनमें से जो जहरीली गैसें इनको कम करके प्रदूषण को कम करने का काम करता है। जबकि रेडिएटर है, ये आपके इंजन को ठंडा रखने का काम करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपके रेडिएटर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे मैं बात करता हूं, 110 नंबर प्रश्न है। सार्वजनिक स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर विरोध या आंदोलन या किसी भी प्रकार की हड़ताल के निशान के रूप में एक परिवहन वाहन को छोड़ना, जो कि जनता या यात्रियों या ऐसे स्थानों के अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए बाधा या असुविधा का कारण बनता है। तो आप क्या होगा, अगर आप अपने किसी वाहन को आंदोलन या हड़ताल के रूप में काम में लेते हुए किसी वाहन को सड़क के बीच में बाधा उत्पन्न करने वाले स्थान पर रोक देते हैं, तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, द ड्राइविंग लाइसेंस इज लिएबल टू बी सस्पेंडेड और कैंसल्ड। ठीक है, अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। इनमें से कौन पुलिस अधिकारियों को आपका वाहन जब्त करने का अधिकार देता है? आप तेज गति से वाहन चला रहे हैं, यदि आप लाल बत्ती को अनदेखा करते हैं, वैध पंजीकरण नहीं होने पर, यदि आप उत्सर्जन परीक्षण में असफल होते हैं, तो बाकी में आपको जुर्माना लगेगा, लेकिन वाहन जब्त केवल वैध पंजीकरण नहीं होने पर होगा। नो हैविंग वैलिड रजिस्ट्रेशन। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। रियर व्यू मिरर का उपयोग किया जाता है चेहरा देखने के लिए, पीछे से आ रहे ट्रैफिक को देखने के लिए। बिल्कुल यही जवाब है, रियर व्यू मिरर पीछे का दृश्य, एक होता है साइड मिरर, यानी कि साइड का जो दृश्य है वो देखने के लिए होता है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। काफ़ी वीडियो लंबा बन गया है, मेरी मजबूरी है, इसके लिए मैं माफी चाहूँगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है। मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार में गियर बदलने के लिए आप इनमें से किसका उपयोग करेंगे? मैनुअल ट्रांसमिशन या जिसमें क्लच के माध्यम से गियर डाले जाते हैं, गियर बदलने के लिए आप इनमें से किसका प्रयोग करेंगे? तो क्लच का प्रयोग करेंगे। ये मैंने शुरू में भी बता दिया था, मैनुअल ट्रांसमिशन जहां होता है वहां क्लच के माध्यम से क्या किया जाता है? ब्रेक जो गियर है उसको बदला जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, प्रश्न को ध्यान से समझना है आपको। यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का वाहन शून्य उत्सर्जन करता है? शून्य उत्सर्जन यानी कि प्रदूषण करता ही नहीं है। कौन सा? इलेक्ट्रिक वाहन। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। आपके अल्टरनेटर, वाटर पंप, पावर स्टीयरिंग, कूलिंग फैन को पावर करने वाली बेल्ट्स, वी बेल्ट्स, सर्पेंटाइन आपको कब बदलने चाहिए? तो जब ये स्थिति इनकी खराब हो जाती है तब आपको इनको बदलना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जब बेल्ट चिकना, चिपचिपा, चमकता हुआ दिखता है, अत्यधिक दरारें, खंडन दिखाई दे। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, प्रश्न संख्या 116 है। फिसलन भरी सड़कों पर चलने के लिए सबसे अच्छी ड्राइविंग तकनीक क्या है? फिसलन वाली सड़क पर लगातार ब्रेक लगाएं, गियर बढ़ाना, गियर घटाना, गाड़ी को जीतना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गियर घटाना, यानी कि गियर डाउन है आपको कर लेनी चाहिए। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। यह चिन्ह दर्शाता है, ये ओवरटेकिंग को निषेध बता रहा है। बिल्कुल सही जवाब है इस ऑप्शन नंबर सी, ओवरटेकिंग करना प्रतिबंधित, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। ऑप्शन प्रश्न सिंह अगला देखता हूं मैं। हैंड ब्रेक का उपयोग कब किया जाता है? बिल्कुल सिंपल है, वाहन को पार करते समय या आपातकालीन स्थिति में ब्रेक फेल हो जाने पर। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। कार में मफलर का मुख्य काम होता है बैटरी को चार्ज करना, बिल्कुल नहीं होता। शोर को कम करना, बिल्कुल यही जवाब होता है। फ्यूल को किफायत करना, ब्रेक लगाने में शायद। ऑप्शन नंबर बी, ये रिड्यूसिंग नॉइज यानी आवाज को कम करना। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, प्रश्न है आपके सामने ये है, इसमें हाथ बाहर निकला हुआ है ड्राइवर का और ये एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे जा रहा है, एक बार ऊपर नीचे, मतलब कि इसमें किसके और संकेत कर रहा है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा वाहन को धीमा करना। मेरे दोस्त ने इसको गलत कर दिया है, तो इसका उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? इंटेंस
टू स्लो डाउन द व्हीकल, यानी वाहन को धीमा करने का, या मतलब ऊपर नीचे कर रहा है, मतलब क्या है, मैं वाहन को ब्रेक लगा रहा हूँ और वाहन को धीमा कर रहा हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको काफ़ी अच्छे प्रश्न है यहाँ पर बताएं। साथियों, अगर आप ड्राइविंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ड्राइवर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा एक मोबाइल ऐप है स्टडी एट होम, STUDY एट होम। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्टडी एट होम, इस पर आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। दूसरी बात मैं बता दूं कि ऑल इंडिया में जितने एग्जाम हुए हैं उन सब के जो प्रीवियस पेपर है, PREVIOUS प्रीवियस पेपर है, उनका मैं सॉल्यूशन करवाता हूं। सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन आपको कहां पर मिलेगा? जो हमारा ऐप है, इस ऐप के अंदर आपको कहां जाना है? कोर्स के अंदर जाना है, COURS कोर्स में आपको दोस्तों क्या मिलेगा? आपको ऑल प्रीवियस पेपर या ऑल ड्राइवर मॉडल पेपर के नाम से आपको कोर्स मिलेगा। उस कोर्स पे क्लिक करना है, बिल्कुल फ्री में ये आपको मिल रहे हैं, तो आप इनका लाभ उठाएं। यहाँ पर सभी जो प्रीवियस एग्जाम पेपर है वो आपको मिलेंगे, काफ़ी लगभग आपको यहाँ पर 1500 से 2000 क्वेश्चंस का जो कॉम्बो है वो आपको मिलेगा। ऑल ड्राइवर मॉडल पेपर या प्रीवियस पेपर के नाम से आपको कोर्स मिलेगा। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप मुझे मतलब व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8764188848। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, आप मुझे हेलो लिख के भेजिए। कोई भी अगर दिक्कत हो रही है, व्हाट्सअप पे ग्रुप का लिंक चाहिए तो हेलो व्हाट्सअप करिए। इसके अलावा आप अगर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप पे अपनी रिक्वेस्ट है वो डालिए, नंबर आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पर आपको फुल सिलेबस की जो ई बुक है आपको मिलेगी, क्वेश्चन बैंक है वो आपको मिलने वाली है। इसके अलावा ऑल इंडिया जो ड्राइवर एग्जाम रिव्यू के नाम से भी हमारी एक पॉपुलर बुक है वो आपको मिल रही है। अभी दीपावली का विशेष ऑफर चल रहा है, दीपावली पर 50% ऑफ आपको मिलेगा। किसी भी प्रकार का कोर्स आप परचेज करते हैं तो आधे पैसों में आपको ये बुक्स परचेज कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की समस्या के लिए संपर्क करें 8764188848। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।